किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का आज के फेसबुक लाइव सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान में भारत के जितने भी किसान भाई जो मुझे आज देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन खास करके हम बात करने वाले हैं चना और तुअर, ये दो फसलों पर। खरीफ लगभग अभी सभी राज्यों में जो फसलें खरीफ में होती है वो खत्म होने को आई है, या फिर उनका जो काम करना है, फर्टिगेशन हो, इरिगेशन हो, या फिर पेस्ट मैनेजमेंट हो, डिसीज मैनेजमेंट हो, वो लगभग अभी खत्म हो चुका है। तो अभी सब स्टेट में या सब जगह पे रबी सीजन की तैयारी या रबी सीजन में हमें कौन सी फसलों पे ध्यान देना चाहिए या लेना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बारिश खत्म हो गई है या बारिश अब नहीं आएगी, ऐसे मानने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि बारिश अभी खत्म नहीं हुई, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। रबी में कौन सी फसलें लेने चाहिए उसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। सिर्फ चुनिंदा 2-4 फसलों पे ही अगर हम अटके रहेंगे, सिलेक्टेड पॉकेट में ही सब फसलें होती है, लेकिन बाकी स्टेट वाइज भी अगर हम देखें तो हर स्टेट में एक पॉकेट होता है जहाँ पे जो ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलें हैं या फिर जो कठिन फसलें हैं जैसे हॉर्टिकल्चर में अनार हो या फिर अंगूर हो, टोमेटो, वेजिटेबल में टोमेटो हो, कैबेज हो, कॉलीफ्लावर हो, ऐसी फसलें बहुत कम जगह पे लिए जाती हैं। और बाकी जो रेगुलर फसलें जैसे गेहूं ले लिया, चना हो गया, तुअर हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ऐसी फसलों पे लोग ज़्यादा जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि हमें कौन से फसल हम ले सकते हैं और क्यों लेना चाहिए, इसका भी मैं जवाब आज आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ लास्ट में जो कुछ अभी खरीफ में लगी हुई फसलें हैं, जिन पे खासकर कि महाराष्ट्र में से काफ़ी सारे फोटोज़, कॉल्स और वीडियोस पिछले 6-7 दिन में आए हैं, जिनके बारे में मैं लाइव बात करना चाहूँगा, जिसके लिए सलाह मैं देना चाहूँगा। दोस्तों मेरा नाम है अमोल पाटिल, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लाइव वीडियो में नीचे मेरा नाम, नंबर और साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जितने भी हमारे टेक्निकल एडवाइजर्स हैं उनके नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, तो आप इन नंबर पे कॉल करके आपके सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे नवीन विषयों को लेकर हम हमेशा आपके पास आने वाले, आपके साथ जुड़ने वाले। तो आप सब लोग पाटिल बायोटेक, ये हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाटिल बायोटेक, ये यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो पाटिल बायोटेक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक सारी जानकारी साझा कर सके, आप तक पहुंचा सके। दोस्तों खास करके बारिश के बारे में मैं महाराष्ट्र का थोड़ा सा जो वेदर फोरकास्टिंग है उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी, काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की, और अभी भी बारिश ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे रिटर्न की बारिश हो सकती है। थोड़ा सा विदर्भ का पार्ट अगर हम छोड़ दें, आज मैं जलगांव की अगर बात करूं तो जलगांव में आज भी दोपहर को बारिश हुई 15-20 मिनट। तो ऐसी हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश कई जगह पे हो सकती है। तो कौन सी जगह है ऐसी जहाँ पे हो सकती है? कोंकण में ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, साथ ही साथ पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर की कर्नाटक साइड, सोलापुर की कर्नाटक बाउंड्री पे काफ़ी जगहों पे बारिश के आसार दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले 3 दिनों में यहाँ पे मीडियम से थोड़ा हेवी रेन हो सके। लेकिन एक बात पक्की है कि अभी कहीं भी 2-4 घंटे से ज़्यादा या कंटिन्यू
पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे एक जोन में, एक रीजन में बारिश नहीं होगी। नासिक में जो कोकण साइड है यानी इगतपुरी, पालघर, डहाणू, उस साइड में भी बारिश होने के चांसेस है, लेकिन रेस्ट ऑफ नासिक में बारिश का चांस नहीं है। खास करके अंगूर के किसान जो अभी कटिंग करेंगे अक्टूबर कटिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 5-6 दिन और वेट करना चाहिए। खानदेश रीजन में दुलिया है, जलगांव है, नंदुरबार साइड है, गुजरात बॉर्डर की तरफ बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में नांदेड़, हिंगोली, परभनी और कुछ औरंगाबाद का बेल्ट, यहाँ पे भी बारिश होने के चांसेस है। आने वाले 3 दिनों में इन जगहों पे थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। विदर्भ में थोड़ा सा अमरावती और अकोला, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में चांस है, बाकी जगह पे चांस नहीं है। लेकिन जो खरीफ फसलें होंगी, किसी का सोयाबीन होगा, किसी का उड़ीद होगा, तो मक्का होगा जो अर्ली में नासिक में लग जाता है, तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग करते समय अगर हम सुबह के वक्त पे जल्दी हार्वेस्टिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या थोड़ा सा प्रिकॉशन अगर हम लेके रखें ढकने के लिए तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। तो ये था बारिश का अनुमान कि कहाँ कहाँ पे चांसेस है। बंगाल के वे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा एक चक्रवात तैयार हुआ है, उसके वजह से ये बारिश के चांसेस हैं। तो हो सकता है पश्चिम विदर्भ में आने वाले दिनों में कल या परसों कुछ और चेंज बारिश में हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिटर्न मानसून की जाने की तैयारी अभी हो गई है और बहुत सारी जगह से वो निकलने की तैयारी में है। अगर नवंबर दिसंबर में कुछ जगह पे नुकसान हो सकता है बारिश का, तो उसके बारे में हम अगले लाइव में या जो भी लाइव आते रहेंगे उसमें हम जानकारी आपको देते रहेंगे। दोस्तों, रबी में अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं या फिर मैं गुजरात की बात करूं या मैं राजस्थान की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं या लगभग काफ़ी सारे स्टेट जो इंडिया में है जहाँ पे रबी में सब तरफ सेम फसलें होती है, या रबी में कौन सी फसलें, और इनको अगर मैं वर्गीकरण करूँ 2 या 3 पार्ट में इनको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादातर भारत के कई राज्यों में होती है रबी सीजन में। फील्ड क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो गेहूं लगभग काफ़ी सारे राज्यों में होता है और इस साल तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि पानी की उपलब्धता सभी जगह पे है। दूसरा चना, यानी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो काफी बड़े पैमाने पे चना होता है। महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में चना होता है, गुजरात में होता है, राजस्थान में मूंग की फसल काफी होती है, मूंग की फसल निकलने के बाद वहां भी बड़े पैमाने पे चना होता है। तुअर काफी जगह पे होती है। मिक्स क्रॉप में कोई फार्मर सोयाबीन के साथ लगाता है, कॉटन के साथ लगाता है, मूंग उड़ीद के साथ लगाते हैं, या प्लेन तुअर करने वाले भी फार्मर है जो खरीफ में लगाए, लेकिन उस पर जो टोटल मैनेजमेंट है वो आने वाले दिनों में होगा। जवार, जो देसी जवार हम कह सकते हैं, वो एक बड़ी फसल है। हाइब्रिड जवार भी रबी में काफी जगहों पे ली जाती है और बहुत अच्छा खासा उत्पादन उसका भी हम ले सकते हैं। गन्ना जो है, जो अभी गन्ना लगेगा, काफी सारे स्टेट में गन्ना लगता है रबी सीजन में, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। केला एक फसल है, साथ ही साथ जीरा, मूंगफली जो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में लगेगा। तो ये फील्ड क्रॉप में ये फसलें हैं जो अमूमन देखी जाती है। अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में आलू एक बहुत अच्छी फसल है जो रबी सीजन में बहुत अच्छी आ सकती है। महाराष्ट्र में भी काफी जगह पे अभी आलू हो रहा है या बढ़ने लगा है। गुजरात में तो बहुत बड़े क्षेत्र में, नॉर्थ गुजरात हो, सेंट्रल गुजरात हो या साउथ गुजरात हो, तो काफी जगह पे आलू लिया जाता है। प्याज सबसे इंपॉर्टेंट फसल, और इसके बारे में पिछले लाइव में हमने काफ़ी इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। प्याज के बारे में आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे प्याज का सीड प्रोडक्शन और रेगुलर प्याज, इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बैंगन है, मूली है, गाजर है, मिर्च है, ककड़ी है, शिमला मिर्च है, करेला है, लौकी है, गिलकी है, लहसुन है, ये काफ़ी सारे वेजिटेबल की फसलें जो हम रबी में ले सकते हैं। फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो तरबूज, खरबूज, पपीता, जनवरी के बाद पपीता लगेगा, अंगूर है, अनार है, तो काफ़ी सारे फसलें हैं जो रबी में हम ले सकते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। मैं किसान भाइयों को आह्वान करूंगा कि अगर मान लीजिए रबी में मेरे पास 5 एकड़ का क्षेत्र है
और हर साल मैं चना लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ, तो 5 एकड़ में से 2 एकड़ चना, 2 एकड़ गेहूँ, या फिर 1 एकड़ चना, 2 एकड़ गेहूँ, 1 एकड़ मक्का, जो फसलें वो रेगुलरली पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आ रहे या पिछले 5 साल से 10 साल से ले रहे, वो फसलें वो जरूर ले। साथ ही साथ ऐसी फसलों का भी वो ट्राई करे कि जो उसने अभी तक नहीं लिए, खास करके सब्जियों जैसे आलू ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। बहुत कम दिनों में ये फसलें आती है और इनकी वजह मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे हो सकता है कि मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से लेकर आगे अक्टूबर एंड तक भारत में लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल जाएगा और इससे रेस्टोरेंट्स हो या जो लोकल ठेले वाले होते हैं, होटल्स हो या फिर सिनेमा हॉल्स हो, काफ़ी जगह पे ओपन होगा तो नेचुरली लोग बाहर निकलेंगे और जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे तो प्याज का जो शॉर्टेज है इसको रिप्लेसमेंट करने वाली जो जो फसलें हैं, उसको रिप्लेसमेंट करने वाली कौन सी फसलें, जैसे मूली एक हो गई, गाजर एक हो गया, पत्ता गोभी एक हो गई, इन फसलों को अगर हम लगाएंगे तो ये प्याज से पहले आएगा और हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो इसीलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप इन फसलों पे जरूर गौर करें, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इनको लगाने का तरीका, बीज, बुआई की जो तकनीक है, फर्टिगेशन हो, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट हो, उनके बारे में आप जानकारी लेके इन फसलों को लगाने का प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों अब इतनी सारी फसलों के बारे में एकदम से एक ही फेसबुक लाइव में 1 घंटे में बताना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है और आपको भी समझने में थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो मैं कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं पहला वर्ग जो जिसमें कॉमन फसलें जो सब तरफ और आसानी से ली जा सकती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, उन पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ऐसी फसलों में कौन सी फसलें जिनके बारे में हमें बात करना है, तो गेहूं ये एक फसल है जो कॉमनली कोई भी किसान ले सकता है, लेकिन पारंपरिक तरीके से ना जाते हुए थोड़ा सा उसमें अगर एडिशन हम करेंगे, थोड़ी सी सीड ट्रीटमेंट हो, फर्टिगेशन हो या कौन सा स्प्रे कब करना चाहिए, लगाने का तरीका हो, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान ले, उसका अगर हम प्रयोग करें, उसका इम्प्लीमेंट करें, तो हमारा 30 से 40% यील्ड बढ़ सकता है। तो गेहूं के बारे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी वैरायटी मार्केट में नहीं आई है उसके बारे में जाना चाहिए, रिसर्च जाना चाहिए, ओपी वैरायटी में जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। चना के बारे में बात करेंगे, बहुत जरूरी फसल है, सारे स्टेट में पिछले कई सालों से चना का जो क्षेत्र है वो बढ़ते जा रहा है, 5% 10% ग्रोथ हो रही है, क्योंकि रेट अच्छे मिल रहे हैं, यील्ड अच्छा मिल रहा है, कम पानी में आ रहा है, कम दिनों में आ रहा है और फार्मर को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है, यानी यील्ड में जो नुकसान होता है या फेल्योर के चांस बहुत कम है। इसलिए चना पे हम आज थोड़ा डिटेल बात करेंगे। तुअर, अरहर जिसने भी लगाया है या जिन भी किसानों के पास मिक्स क्रॉपिंग में है, सेपरेट में है, उसके बारे में आज बहुत ज़रूरी स्प्रे शेड्यूल मैं देने वाला हूँ। मक्का रब्बी का एक बहुत बड़ा क्रॉप हो सकता है, बहुत अच्छी पैदावार मक्के से रब्बी सीजन में मिलती है, खरीफ से भी ज़्यादा रब्बी में ज़्यादा यील्ड मिलता है। तो जिन लोगों ने अभी तक मक्के के बारे में सोचा नहीं है, लगाया नहीं है, वो भी किसान मक्के को ले सकते। तो ये 5 फसलें हैं जो ज़्यादातर बहुत महत्व रखती है और कॉमनली कोई भी किसान इसको ले सकता है। जमीन हल्की, भारी, मीडियम, इतना ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अगर पानी की व्यवस्था है तो इन 5 फसलों पे हम गौर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे गेहूं को। मैंने गेहूं को इसलिए चुना दोस्तों कि चना हो, तुअर हो, मक्का हो या जवार हो, हाइब्रिड जवार हो, इन फसलों पे बहुत ज़्यादा पेस्ट और डिसीज आ सकते हैं, जिससे काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है, लेकिन उतना नुकसान या उससे कम चांस जो है वो गेहूं में है। तो हम क्यों ना गेहूं की बात पहले करें। इसलिए दोस्तों गेहूं में जो ओपी वैरायटीज है, जैसे लोकवन काफी सालों से चलता आ रहा है, 2189 है या फिर 496 है, तो इन ओपी वैरायटियों का चलन आज भी है। काफी सारे किसान है जो घर का बीज डाल देते हैं। ज्यादा एकरेज अगर है तो आप
जो ओपी वैरायटी या जो नोटिफाइड वैरायटी है उनका सीड जो कॉस्टिंग होता है वो कम होता है, इसलिए लोग इसको चूज करते हैं। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें, जैसे ओपी में तो ये कॉमन 3-4 नाम हो गए जो सब तरफ अवेलेबल है और सब तरफ लगते हैं, लेकिन रिसर्च में मैं महाराष्ट्र की बात कर सकता हूँ। हर स्टेट में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात में लगभग सेम है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में अजीत एक अच्छा नाम है, जो रिसर्च में आप अजीत की वैरायटी चूज करें, या फिर गोल्ड 21, गोल्ड 23, ये एक अच्छा नाम है जिसको आप चूज कर सकते हैं। अंकुर का केदार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको इस साल ये वैरायटी मिले तो आप इसको जरूर लगाइए, वो है श्रीरामा सीड का 111 नंबर का गेहूं। रिसर्च में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पिछले साल इसको मिला है। नासिक डिस्ट्रिक्ट, नगर डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे किसानों ने इसको आजमाया है। लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो तक सीड रेट ओपी या रिसर्च में आ जाता है। कुछ कुछ सीड हाइब्रिड्स में, जैसे प्रथम 7070 होगा तो 25 से 30 किलो में भी काम हो जाता है। तो ओपी वैरायटी और रिसर्च वैरायटी के हिसाब से सीड रेट थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। वो ज्यादा कठिन जानकारी नहीं है जिसके बारे में फार्मर को मेरे ख्याल से मालूम नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात, जो किसान गेहूं में मेरे जानकारी के हिसाब से बहुत कम लोग ये ट्राई करते हैं कि सीड ट्रीटमेंट गेहूं में किया जाए। दोस्तों सीड ट्रीटमेंट गेहूं में क्यों किया जाए, लेकिन इसकी जो खास वजह है कि जर्मिनेशन होना ये कोई समस्या गेहूं में आती नहीं। आप कौन से भी जमीन में गेहूं डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन किसानों को मिल जाता है। लेकिन जो उसका टिलरिंग है, नंबर ऑफ टिलर्स जिसको फुटाव हम कह सकते हैं, वो जितना ज्यादा पहले से हो उतना ज्यादा यील्ड मिलेगा, क्योंकि एक टिलर को एक ही जगह से फल निकलने वाला है और एक दाने से आपको 40, 50, 80 तक टिलर्स मिल सकते हैं अगर आपका जमीन अच्छा है, न्यूट्रिएंट मैनेज, खाद अगर आपने अच्छा डाला है। तो इसके लिए पहली बेसिक जो स्टेप है, जो पहला काम है जो हर किसान भाई ने करना चाहिए, वो है सीड ट्रीटमेंट। और इसके लिए बहुत जरूरी सीड ट्रीटमेंट मैं कहना चाहूंगा दोस्तों। काफी सारे लोग हैं जो ट्रैक्टर से बुआई करते हैं। तो जितने भी लोग हैं ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, ट्रैक्टर को 2 पेटी होती है। एक पेटी फर्टिगेशन के लिए, यानी जिसमें हम खाद डाल सकते हैं, और दूसरी जो केस होती है जिसमें हम सीड डालते हैं। तो दोस्तों आप जब भी उस पेटी में सीड डालेंगे तो उसमें लगभग 30 किलो या 40 किलो सीड आप जब डालेंगे तो नीचे सीड का एक लेयर बनाइए आधा 1 इंच का। उसके ऊपर ह्यूमॉल गोल्ड अगर आपको मिलता है, ये 98% प्योर पोटेशियम ह्यूमेट है, उसका एक पतला लेयर डालना है। 1 एकड़ के लिए 1 किलो काफी हो जाएगा। फिर सीड डालना है, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा सा लेयर उसका डालना है, फिर ऊपर सीड डालना है, और मैक्सिमम बचा हुआ ह्यूमॉल ये ऊपर की लेयर में डालना है, क्योंकि उसके कण गेहूं के कण से छोटे होते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर चलेगा तो ग्रेविटी के वजह से या वाइब्रेशन के वजह से धीरे धीरे वो कण जो है अपने आप सीड के निचले हिस्से में चले जाएंगे। तो 1 किलो ह्यूमॉल गोल्ड 30 किलो या 40 किलो गेहूं के बीज के साथ उसकी पेटी में आप अगर अच्छी तरह से डाल देंगे दोस्तों, तो फुटाव बहुत जबरदस्त आपको मिलेगा। पहले 30 दिन में आपको ट्रिमेंडस टिलरिंग देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा फुटाव होगा उतना गेहूं का यील्ड आएगा। ये एक टप्पा होगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करना होगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज फर्टिगेशन में गेहूं के बारे में, दोस्तों गेहूं में बहुत सारे लोग हैं जो बुआई के वक्त, सोइंग के टाइम में खाद कम ही डाल देते, या एक आध बैग सुपर फॉस्फेट डाल दिया, किसी ने डाला, किसी ने पहले पानी के टाइम में डाल दिया। दोस्तों 4 महीने की फसल है, उसमें से लास्ट वाले 15 दिन जो है वो पूरी तरह से अपटेक बंद हो जाता है। 15-20 दिन आप पकड़ सकते हैं। पहला 3 महीना या 3.5 महीना ही फसल न्यूट्रिएंट लेने का काम करती है, और स्पेशली फास्फोरस और पोटेशियम अगर हम गेहूं को पहले पानी में, यानी बुआई के बाद 15-20 दिन के बाद अगर हम देंगे, तो लास्ट के 15-20 दिन और पहले 15-20 दिन यानी 1 महीना तो चला जाएगा। बीच वाले 3 महीनों में आपकी जो खाद डालेंगे उसमें से कितना न्यूट्रिएंट फसल ले पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए मैं 100% दावे के साथ ये कहता हूं कि आप जो भी गेहूं को फास्फोरस और पोटैश, स्फुरद और पालाश का खाद डालना है वो बुआई के वक्त ही डाले, उसके बाद डाल के गेहूं को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। तो इसके लिए हमें क्या खाद डालना चाहिए, कौन सा डोज डालना चाहिए, तो एक कॉमन डोज में बताना चाहूंगा दोस्तों।
अगर आप रिसर्च वैरायटी लेते हो ज्यादा पैदावार देने वाली, तो 1 एकड़ के लिए 100 किलो डीएपी, 50 किलो पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 किलो ह्यूमॉल गोल्ड, जिस तरीके से मैंने बोला है बीज के साथ उसको मिक्स कर देना है। दूसरी पेटी में खाद, 2 बैग डीएपी, 1 बैग पोटाश, ये डाल देना है। ये सोइंग हो जाने के बाद जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो पहले पानी के साथ आप जरूरत के हिसाब से 40 किलो 50 किलो यूरिया 2 बार या फिर 3 बार दे सकते हैं। बाद में सिर्फ एप्लीकेशन आपको नाइट्रोजन का करना है, एक तो अमोनियम सल्फेट, एक तो यूरिया, ऐसे ही खाद का आपको प्रयोग करना है। दूसरा 2 काम मैंने अहम आपको बताए, एक सीड ट्रीटमेंट, जो ड्राई सीड ट्रीटमेंट है आपको कुछ भी लगाना नहीं है, सुखाना नहीं है, बस उसको सीड के साथ डाल देना है। दूसरा पेटी में जो खाद आप डालेंगे वो खाद की क्वांटिटी मात्रा मैंने बता दी। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम, जिससे आने वाले जो रस्ट है, तांबेरा जिसे कहते हैं, वो डिसीज नहीं आएगा या फिर बाकी जो दिक्कतें हैं वो आपको नहीं आएगी। जड़ जो है, रूट जोन है, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से उसका फैलाव होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होगा। इसके लिए ड्रिंचिंग आपको करनी है लगभग बुआई के बाद 15 से 20 दिन में। पहला पानी जब भी आप देने वाले होंगे उसके पहले ये ड्रिंचिंग आपको करना है। 200 लीटर पानी में एक अमरूद ड्रिंचिंग किट आपको लेना है और उसके साथ 1261 5 किलो। और अगर आपके खेत में पिछले साल आप जब भी आप गेहूं लेते हैं और उस पर अगर आपको रस की समस्या है तो आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन रहने वाली कोई भी दवा लगभग 500 ग्राम उसमें डाल सकते हैं। ये स्टॉक सॉल्यूशन बनने के बाद आप पानी के साथ पहले अगर डाल देंगे फ्लड इरिगेशन के साथ तो भी चलेगा। कम क्षेत्र है, 1-2 एकड़ है, तो आप सादा स्प्रे पंप में लेके ये सॉल्यूशन नोजल निकाल देना है और डायरेक्ट ड्रिंचिंग आपको डालते जाना है, पीछे से आपको फ्लड इरिगेशन करना है। ये 3 काम अगर आपने गेहूं में कर दिया दोस्तों तो कम से कम 30 से 40% यील्ड आपका आराम से बढ़ जाएगा। वैरायटी का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। फर्टिगेशन में प्रॉपर फर्टिगेशन बहुत जरूरी है। लोग 1 बैग सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं, बाद में ज्यादा से ज्यादातर लोग यूरिया की मात्रा ही गेहूं को देते हैं। फॉस्फोरस और पोटेश का उतना एप्लीकेशन नहीं होता जो यील्ड के हिसाब से होना चाहिए। और तीसरा ड्रिंचिंग, ये 3 काम आप गेहूं में करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत अच्छा, आप 20 क्विंटल 25 क्विंटल 30 क्विंटल पर एकड़ तक जा सकते हो। गेहूं लगाने के लिए मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर तक हमें रुकना चाहिए। अभी थोड़ी सी ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन बीच में और 3-4 दिन में टेम्परेचर और अप हो सकता है, कई जगह पे बारिश हो सकती है। इसीलिए मैंने शुरू में बारिश का विवरण आपको बताया। तो एक पहली आसान फसल हो गई जो काफी सारे स्टेट में हो सकती है और जिसमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैंने बताया। दूसरा, एक बहुत अच्छी फसल जिसके 2 फायदे हैं। एक कि हमें उत्पादन मिलेगा जिसको हम मार्केट में बेच कर पैसा कर सकते हैं। दूसरा, चारे के रूप में उसका उत्पादन मिलेगा। जिनके पास गाय है, भैंस है, उनको चारे की जरूरत होती है, तो दोनों काम हम उसमें कर सकते हैं। और इसके लिए वो दूसरी नंबर पे फसल मैंने ली है रब्बी मक्का, मेज। मक्के के लिए दोस्तों रब्बी में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। खरीफ में अगर आप 25 क्विंटल 30 क्विंटल मक्का पर एकड़ निकालते हैं तो रब्बी में आप आराम से 30 35 40 तक जा सकते हैं। और अच्छा मैनेजमेंट अगर हो जाए तो आप 40 क्विंटल के ऊपर भी मक्के में जा सकते हैं। इसके लिए प्लांट पॉपुलेशन होना यानी पौधों की संख्या मेंटेन होना बहुत जरूरी है। एक मक्के के पौधे को रब्बी में 2 भुट्टे आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक ही भुट्टा अच्छी तरह से भर पाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक दाने का वजन अगर मैं 1 ग्राम पकड़ लूं और एक भुट्टे में अगर मुझे 700 से 800 दाने मिलते हैं तो लगभग मुझे 600 ग्राम 500 ग्राम 700 ग्राम मक्का मिल सकता है। और आधे ग्राम अगर चपटा दाना होगा तो आधा ग्राम वेट आएगा, तो लगभग 300 ग्राम मक्के का उत्पादन एक भुट्टे से मुझे आएगा। तो पर एकड़ प्लांट पॉपुलेशन अगर 50,000 60,000 में मेंटेन रखता हूं तो मुझे 30 क्विंटल आएगा, 40 क्विंटल यील्ड आ सकता है। लेकिन मेरे पौधों की संख्या अगर कम हो गई तो मुझे उत्पादन नहीं मिल सकता है। तो ऐसी क्या वजह है जहां पे पौधों की संख्या कम होती है? तो दोस्तों इसके लिए पहली चीज है वो है ट्रैक्टर से बुआई। मक्के के लिए मैं मतलब ये मेरा वैयक्तिक मत है और हमारी पूरी टेक्निकल टीम जो स्टडी करती है, तो मक्के की बुआई ट्रैक्टर से नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज,
पहले 45 से 60 दिनों में मक्के पे जो बोरर आता है, स्टेम बोरर आप कह सकते हैं, आर्मीवॉर्म का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो पूरी मक्के की फसल बर्बाद हो सकती है। 50% 60% तक नुकसान हो सकता है। यानी दो ही चीजों पे मेजर हमें ध्यान देना है। एक बार फ्लावरिंग स्टेज तक मक्का चला गया तो फिर बाद में इतना देखने को जरूरत नहीं, रब्बी में या फिर इस साल खरीफ में भी पिछले साल की तुलना से फाल आर्मीवॉर्म का अटैक कम रहा है। तो इस साल रबी में हो सकता है कि उसका अटैक रबी में भी कम हो, तो हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ट्रैक्टर से बुआई मत कीजिए। आप 1 एकड़ 2 एकड़ मक्का लगाते होंगे तो आपको उसको हाथ से ही टोकन करके लगाना है। 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज कम से कम लगना ही चाहिए। बारीक दाने वाले होगा सीड तो 7-8 किलो में काम हो जाएगा, थोड़ा मोटा दाना होगा तो 9-10 किलो तक आपको लगेगा। सीड का एकदम सिंपल रूल है दोस्तों, एक सादा नियम है, किसी भी फसल चाहे चना हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, जिस सीड की मोटाई ज्यादा उसी फसल का सीड रेट बढ़ जाता है, मोटाई कम तो सीड रेट कम हो जाता है। तो 1.5 से 2 फीट 2 लाइन के बीच का अंतर लेना है और 9 इंच से कम नहीं और 1 फीट से ज्यादा नहीं, 2 पौधों के बीच का अंतर रखना है। आप ट्रैक्टर से पहले सरी बना सकते हैं, उसके बाद आप रोपाई करेंगे या बुआई करेंगे तो चलेगा। उसके बाद आप पाटी घुमा के या उल्टा जिसे फ्लो कहते हैं उससे हम मिट्टी ढक सकते हैं। जर्मिनेशन के बाद फिर से हमें 45 दिन में 60 दिन में मिट्टी लगाना जरूरी हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि बुआई हमें कैसे करनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, 45 से 60 दिनों के बीच में हमें जो स्टेम बोरर के लिए या फॉल आर्मीवॉर्म के लिए कंट्रोल करना है तो बहुत जरूरी स्प्रे है। चाहे आपको नुकसान दिखे, इल्ली दिखे या ना दिखे, आंख बंद करके ये आपको फॉलो करना है। वो स्प्रे के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। एक अहम मुद्दा जो मैं पहले बताना चाहूंगा कि मक्का ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डिमांड करने वाली फसल है और इसको अगर हम अच्छी तरह से डोज का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, फर्टिगेशन अच्छा नहीं करेंगे तो यील्ड में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। तो मक्के में डोज क्या जाना चाहिए? बेसल डोज सेम 4 महीने की फसल है तो बेसल डोज बुआई के वक्त ही जाना जरूरी है। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हम अगर फास्फोरस और पोटेशियम का एप्लीकेशन करेंगे या डालेंगे, जैसे सुपर फॉस्फेट हो या म्यूरेट ऑफ पोटेश हो, तो उसका फायदा उस फसल के लिए बहुत कम होगा। तो बेसल में हम जो डोज रिकमेंड करते हैं मक्के के लिए, 100 किलो डीएपी, 50 किलो पोटाश, जिंक सल्फेट 10 किलो, ह्यूमोल जी 20 किलो, सल्फर यानी रिलीजर 3 किलो, ये पूरा मिक्सचर बना के आपको बुआई के वक्त फेंक देना है। ट्रैक्टर से जब आप सरी बनाते हैं तो उसके साथ भी आपने ट्रैक्टर से इसको अगर डाल लिया सॉइल में तो बहुत अच्छा होगा, उतना आपका लेबर चार्जेस जो है, मजूरी जो है वो बच जाएगा। अब हमने सीड कौन सी वैरायटी चुननी है दोस्तों, काफी सारे नाम मैं ले सकता हूं, पायोनियर है, एडवांटा है, मैको है, सीडटेक है, हाईटेक है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां। किसी भी कंपनी का बीज जो है वो कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि मैं कम रिजल्ट वाला सीड तैयार करूं और लोगों को दूं, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो किसानों को फीडबैक मेरे पास है, तो उससे मैं 2 वैरायटीज यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। एक पायोनियर, खानदेश अगर रीजन है तो पायोनियर का बहुत अच्छा सक्सेस इस रीजन में है। पायोनियर कंपनी का 30V92, 30V92, इसको आप चूज कर सकते हैं। अगर आप खानदेश छोड़ के जैसे नासिक डिस्ट्रिक्ट है या बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा है या पश्चिम महाराष्ट्र, वहां पे अगर आप जाते हैं तो एडवांटा का आप वैरायटी 751 चूज करें या फिर 740, दोनों वैरायटी ये सबसे बेस्ट रहेगा। जो आज का जो खरीफ का जो लोगों का फीडबैक है उसके आधार पे मैं ये वैरायटी आपको रिकमेंड करूंगा। तो मक्के का हमने कौन सा वैरायटी लेना है वो देख लिया, डोज क्या डालना है वो देख लिया, बुआई का जो डिस्टेंस है वो देख लिया। अब स्प्रे 45 दिन में और लगभग 60 दिन में मक्के को फॉल आर्मीवॉर्म के लिए ये स्प्रे लेना बहुत जरूरी है। तो स्प्रे दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको 15 लीटर टंकी के लिए पोकलैंड लेना है 15 ml, उसके साथ में आप माइक्रोडील लिक्विड ये लेना है 50 ml, स्टिकर कंपलसरी, कोई भी स्टिकर आप यूज कर सकते हैं, या सिलिकॉन स्टिकर अगर आपने लिया ब्लेज तो वो 5 ml लेना है। ये पहला स्प्रे 30 दिन में लगभग हो ही जाना चाहिए।
45 दिन में या 60 दिन में दूसरा स्प्रे, और इसकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, पर टन की कॉस्ट आपको 60-70 रुपए आएगी। जो पहले 5 या 6 पंप पकड़ेंगे तो आप 400-500 रुपए में आपका काम हो सकता है। 60 दिन बाद आपको क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन जैसे हमला हो गया वो आप लेना है 40 से 50 ml। इसके साथ आप माइक्रोन्यूट्रन ले सकते हैं या चिलेटेड जिंक आप ले सकते हैं। स्टिकर आपको कंपलसरी लेना है। 2 स्प्रे मक्के में आपको इल्ली दिखे या ना दिखे कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, ताकि जो नुकसान है वो आपको नहीं बढ़े। एक बार अगर मक्के की हाइट 4-5 फीट के ऊपर हो गई तो फिर स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या हम कर नहीं पाते और फिर आगे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों तीसरा जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही अच्छा क्रॉप है रबी के लिए, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 2 फसल ऐसी, एक चना और तुअर। तो चने में हमें क्या करना चाहिए, तुअर में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों चना लगभग हर साल 5% 10% क्षेत्र जो बुआई का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। राजस्थान में काफी बड़े पैमाने पे लग रहा है, गुजरात में लग रहा है, छत्तीसगढ़ में लग रहा है। पैडी निकलने के बाद छत्तीसगढ़ में काफी जगह पे लोग ओपन फील्ड में चना लगाते। और इस साल की अगर मैं परिस्थिति देखूं तो दोस्तों आराम से चना, जिसके पास पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है उसके भी यहां चना कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। मतलब इस साल ऐसा कोई फार्मर नहीं है जिसका अगर थोड़ी सी हल्की जमीन हो या बहुत ही पथरीली जमीन हो तो उसको छोड़ दे तो किसी भी किसान की 1 इंच भी जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए। उसने एटलीस्ट चना तो भी वहां पे लगाना ही चाहिए। जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसकी जमीन अच्छी है, वहां पे 10-12 क्विंटल 15 क्विंटल तक चना हो सकता है। लेकिन जिसका टोटल जमीन में जो नमी है उसके आधार पर जिसका क्षेत्र है वहां भी 5-6 क्विंटल चना आराम से 1 एकड़ में हो सकता है। तो चने की वैरायटीज की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों दिग्विजय, विजय या फिर जैकी 9218, ये काफी सारी अच्छी वैरायटी। डॉलर चना भी लगता है, खानदेश का बॉर्डर एमपी में डॉलर बड़े पैमाने पे लगता है, अमर सीड का आता है, या बहुत सारे लोग हैं जो घर का ही बीज यूज करते हैं। चने में महाराष्ट्र में भी लगभग मेरे हिसाब से 30-40% ऐसे किसान हैं जो घर का बीज यूज करते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो जीएनजी 1958, आरएसजी 956 ये वैरायटी ज्यादा चलती है। छत्तीसगढ़ में जेजे 11 ज्यादा चलता है। तो वैरायटी आप आपके एरिया के हिसाब से या जो पिछला अनुभव आपका है वो बहुत जरूरी है वैरायटी सिलेक्शन में। मैं चने के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप हर रीजन में अलग अलग पैटर्न है। जैसे एमपी में डॉलर का पैटर्न ज्यादा है, विदर्भ में अगर हम जाए तो छोटे दाने वाला जो है ब्राउन कलर का उसका पैटर्न, जैसे जॉकी हो गया या फिर विजय हो गया, दिग्विजय हो गया, विशाल हो गया, इनका पैटर्न ज्यादा है। तो सीड या वैरायटी आप आपके अनुभव के आधार पर सिलेक्ट करें। लेकिन चने में एक चीज बहुत कॉमन है जो पूरे भारत में, आप राजस्थान चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, आप कर्नाटक चले जाओ, आप तेलंगाना चले जाओ, महाराष्ट्र देख लो, एमपी देख लो, और वो है विल्ट। मराठी में जिसको मर कहते हैं, विल्टिंग, यानी पौधा अचानक से सूख जाता है। उसको थोड़े से स्टेट वाइज नाम अलग हो सकते हैं दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ में उकटा कहते हैं, महाराष्ट्र में मर कहते हैं, या कॉमन हम उसको विल्टिंग कहते हैं। तो फ्यूजेरियम विल्ट जो मेन वजह है, और इसके लिए एक ही कारगर तरीका है और वो है सीड ट्रीटमेंट। क्योंकि दोस्तों जब भी आपको आपके खेत में मर दिखेगा या विल्टिंग दिखेगा तब आप कुछ भी करेंगे तो जो होने वाला नुकसान है वो 10% या 15% हो गया होगा। और जितनी मेरा अनुभव है, जितनी मेरी जानकारी है, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके चने के खेत में विल्टिंग की समस्या नहीं है। तो ये समस्या कम ज्यादा परसेंट में आती है, तो ये ना आए इसके लिए हमें प्रिवेंटिव काम करना बहुत जरूरी है। आने के पहले काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हम कोरोना में आज कोरोना ना हो इसके लिए काम कर रहे हैं, वैसे विल्टिंग की समस्या चने में ना हो इसके लिए काम करना जरूरी है। आने के बाद खर्चा बढ़ेगा, नुकसान जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि हमें पता ही चलता है नुकसान होने के बाद, होने के पहले नहीं। तो इसलिए मैं सीड ट्रीटमेंट यहां पे रिकमेंड करूंगा। दोस्तों चने में, गेहूं में मैंने सीड ट्रीटमेंट बताया, चने में मैं सीड ट्रीटमेंट बता रहा हूं। आलू अगर आप लगाने वाले उसमें भी मैं सीड ट्रीटमेंट बताऊंगा। पहले हम चने की सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लगभग 25 से
35-40 किलो तक का सीड रेट है। थोड़ा वैरायटी के हिसाब से सीड रेट कम ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों लगभग मैं 30 किलो की अगर बात करूं, 1 एकड़ के लिए एवरेज 30 किलो सीड तो कम से कम लग ही जाता है। 30 किलो सीड के लिए आपको ह्यूमॉल जेली, ये एक प्रोडक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है दोस्तों, खास करके चने के लिए। ये बिल्कुल जैसे दही होता है, बस उसी टाइप ये दही जैसा है। ये लगभग 500 ग्राम है। इसको 1 एकड़ के लिए इतना काफी है। 30 किलो बीज लेके इस पे ये 500 ग्राम पूरा डाल देना है और उसके ऊपर आप 50 से 100 ग्राम बाविस्टिन पाउडर या कार्बेंडाजिम किसी भी अच्छी कंपनी का 50 से 100 ग्राम डाल देना है। हाथ से इसको थोड़ा सा रगड़ लेना ताकि इसका कोटिंग हो जाए। 15-20 मिनट तक आप इसको छांव में रख दें या थोड़ा सा फैला के रखे हवा पंखे के नीचे, तो 15-20 मिनट में टोटली ड्राई हो जाएगा। और जैसे रोस्टेड चना हम खाते हैं या फिर सिंगदाने हम खाते हैं, उस तरीके से इसका कोटिंग हो जाए। फिर आप इसको सोइंग कर सकते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे जर्मिनेशन 100% होगा। सेकेंड थिंग, लगभग अगले 40 से 45 दिन तक विल्टिंग की समस्या आने की संभावना लगभग ना के बराबर रहेगी। ये मेरा अनुभव है, काफी सारे किसानों को पिछले साल हमने दिया है और पूरा अनुभव इसका पॉजिटिव रहा है, लोगों का फीडबैक अच्छा रहा है, इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। तो ये सीड ट्रीटमेंट आपको चना में जरूर करनी है। आप ट्राइकोडर्मा का भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पाउडर में आता है, लिक्विड में आता है, वो भी कर सकते हैं। केमिकल भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी हम फंगिसाइड केमिकल ले ही रहे। तो ये एक सीड ट्रीटमेंट है, 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का कर सकते हैं, या बाविस्टिन और ह्यूमॉल जेली, ये 2 प्रोडक्ट का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे ये सीड ट्रीटमेंट अगर हमने की तो आपको विल्टिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा दोस्तों, अब इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड 2 टाइप के किसान हैं जिनको पूरा पानी की व्यवस्था है, जो 2 बार 3 बार स्प्रे करेंगे, अच्छा खाद डालेंगे, अच्छा यील्ड लेंगे। उनके लिए फर्टिगेशन का डोज क्या होना चाहिए। दूसरे किसान है कि जो नमी है या जो ओस गिरेगा उस पर ही डिपेंड है, उनको डोज क्या डालना चाहिए। तो 2 टाइप के डोज में बताऊंगा। इरिगेटेड के लिए 100 किलो डीएपी आपको लेना है। काफी सारे लोग सुपर फॉस्फेट लेते हैं दोस्तों। एक सिंपल सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं, आप अगर बैग का हिसाब करेंगे तो 2 बैग सुपर फॉस्फेट डाल देंगे तो आपको सिर्फ 16 किलो फॉस्फोरस मिलेगा। लेकिन आप 2 बैग डीएपी डालेंगे तो आपको 46 किलो फॉस्फोरस मिलेगा। और फॉस्फोरस और पोटैश चने के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन की व्यवस्था ये फसल अपने आप कर लेता है, इसको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही हल्की जमीन होगी, पथरीली जमीन होगी, या फिर लाइम जिसमें चुनखड़ी बहुत ज्यादा होगी, ऐसी ही जमीन में आपको 10-15 किलो यूरिया देना पड़ेगा, वरना देने की जरूरत नहीं है। तो इरिगेटेड वालों के लिए, बागवानी वालों के लिए 100 किलो डीएपी, 50 किलो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलो ह्यूमॉल जी, 3 किलो रिलीजर, ये कॉम्बिनेशन बनाना है। इसको आप बुआई के साथ फेंक सकते हैं। जो ड्राई वाले किसान है, नॉन इरिगेटेड है, जो टोटल जमीन के नमी पे खेती करने वाले, उन किसानों के लिए 50 किलो डीएपी, 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश, 10 किलो ह्यूमॉल जी और 3 किलो रिलीजर, इतना कॉम्बिनेशन लेके आपको फेंक देना है। 2 टाइप के किसानों के लिए मैंने डोज दे दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा फास्टली मैं जाता हूं स्प्रे शेड्यूल पे। स्प्रे शेड्यूल में बहुत जरूरी 3 स्प्रे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। एक, पहला स्प्रे फ्लावरिंग जब शुरू होगा तब। दूसरा मिडल में यानी 50% सेटिंग जब हो जाएगा तब। और तीसरा, इरिगेटेड वालों को ही तीसरा स्प्रे लेना है, जो नॉन इरिगेटेड है उनको तीसरा स्प्रे लेने की जरूरत नहीं है। अब पहला स्प्रे क्या होना चाहिए, जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए दोस्तों, एक बहुत जरूरी मॉलिक्यूल है जो फ्लावरिंग को हमेशा बूस्ट करता है, फ्लावरिंग का परसेंटेज चांसेस बढ़ाता है, और उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, जिसको हम 13-0-45 के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शुरू में ही 0-52-34 या फिर 12-61 या फिर 19-19 बिल्कुल नहीं लेना है। नाइट्रोजन ज्यादा हो पोटाश से, ऐसा कोई भी वाटर सोल्यूबल आपको फ्लावरिंग के टाइम में स्प्रेइंग के लिए या ड्रेंचिंग के लिए नहीं लेना है। तो पहला स्प्रे मैं बताऊंगा, जब पहला फूल आपको दिख जाए, 13-0-45 15 लीटर की टंकी के लिए 100 ग्राम। आप जरूर नोट कीजिए, ये मिरेकल स्प्रे है, गारंटी से मैं बोलता हूं, बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग आपको देखने मिलेगा। सिर्फ फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगा, उसको हमें कन्वर्ट भी करना है।
13045 100 ग्राम, ऑक्सीजन 50 ml। अगर इल्ली उस टाइम में आपको दिख रही है तो आप इसमें क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन 30 ml ले सकते हैं या फिर पोकलैंड 15 ml आप ले सकते हैं। स्टिकर कंपलसरी, ब्लेज 15 ml, सिलिकॉन ब्लेज अगर आप लेंगे तो 5 ml। इस कॉम्बिनेशन से आपको पहला स्प्रे जरूर लेना है। 19-19, 12-61 इस टाइप की वाटर सोल्यूबल पहले इसमें मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। दूसरा, जब 50% फ्लावरिंग आ जाए तो उसके लिए 052-34। अब जब फ्लावरिंग कन्वर्ट हो रहा है या उसको सेटिंग हो रहा है तब फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा आपके पौधे में स्पुरद और पालाश की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी फसल हो, टमाटर हो, तुअर हो, चना हो, कोई भी फसल हो, उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस और पोटेश फसल में होना चाहिए ताकि वो कन्वर्जन सीड में होगा या फिर फल में होगा। तो दूसरा स्प्रे लेना है आपको 50% फ्लावरिंग के टाइम पे 052-34 100 ग्राम, झकास 7 ml, पोकलैंड कंपलसरी इस टाइम में 20 ml आपको लेना है और ब्लेज 15 ml। ये दूसरा स्प्रे। नॉन इरिगेटेड वाले जो किसान हैं इनका 2 स्प्रे में काम हो जाएगा। जो बागायती वाले जिनके पास पानी देने की सुविधा है वो किसान लगभग 100% सेटिंग जब हो रही है तब दाने की साइज बढ़ाने के लिए, उसकी चमक बढ़ाने के लिए, उसका वेट बढ़ाने के लिए आपको तीसरा स्प्रे करना है जिसमें आपको लेना है पोटेशियम शोनाइट 0023 या फिर 0050। लेकिन 0023 लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 100 ग्राम या 0050 100 ग्राम। इसके साथ में आपको फॉलिबियन लेना है 30 ml और ब्लेज लेना है 15 ml। तो ये 3 स्प्रे बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक आसान तरीका, क्योंकि चने में इल्ली की समस्या बहुत ज्यादा आती है तो आप नेचुरल कंट्रोल भी कर सकते हैं और बहुत सस्ता है मेरे ख्याल से। अगर एक गांव है और उसमें काफी जगह पे चना अगर लगा और सब किसान अगर ये काम कर ले तो आपका पेस्टिसाइड का जो खर्च है वो आधा हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि आपका खर्चा कम हो, तो इसके लिए आपको जो पंछियों के बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप कुछ भी लकड़ी बांध के ऐसा एक छत बना सकते हैं, लकड़ी टी टाइप का लकड़ी आपके खेत में, 1 एकड़ का खेत है तो कम से कम 5-6 जगह पे लगाइए। मक्का आप चूज कर सकते हैं, मक्के का अगर आप सीड लगा देंगे, टोकन कर देंगे, लगभग 300 से 400 मक्के का सीड अगर 1 एकड़ में कई जगह जगह पे आप डाल देंगे तो जो पौधे मक्के के तैयार होंगे उस पे पंछियों को बैठने के लिए जगह तैयार करना ये आसान तरीका है। चने में हो, ब्रिंजल हो, जहां जहां इल्ली की समस्या है वहां पे आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पंछियों की बैठने की व्यवस्था करें। एक तो आप पौधे लगा के कर सकते हैं, जैसे मक्के जैसी फसल लगा के कर सकते हैं, या फिर आप बंबू की या लकड़ी की टी टाइप का शेप बना के उसको 10-15 जगह पे आप लगाइए तो नेचुरली आपको इल्ली का कंट्रोल, पंछी जितने ज्यादा आएंगे उतना इल्ली का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थी 3 स्प्रे, डोज बहुत जरूरी, सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी और नेचुरल कंट्रोल के लिए जो व्यवस्था चने में वो मैंने आपको बताई। अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल तुअर, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान चने पे या तुअर पे काफी ध्यान देते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि वो अच्छा उत्पादन लेते हैं। अगर मैं बात करूं पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश के किसानों की तो ये बिल्कुल इन फसलों पे ध्यान नहीं देते। खास करके हमारे खानदेश के रीजन में तुअर और चना यानी सिर्फ बुआई कर दो या लगा दो, जो आ गया वो अपना, जो नहीं आया वो छोड़ दो। कोई किसान, लगभग 90% किसान इस पे स्प्रे लेने की तैयारी नहीं रखते हैं या फिर कुछ करते नहीं है, फर्टिगेशन नहीं करते, ड्रिंचिंग नहीं करते। तो दोस्तों तुअर एक ऐसी फसल है, अगर आपने सोयाबीन के साथ लगाया, मिक्स क्रॉप में प्लेन लगाया है तो कपास से भी ज्यादा उत्पादन तुअर से मिल सकता है। 15 क्विंटल, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल तुअर पर एकड़ लेने वाले किसान हैं। 4,000-5,000 रुपए के रेट अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा तुअर में हो सकता है। या फिर मिक्स क्रॉप में जिन्होंने सोयाबीन के साथ लगाया है, मूंग के साथ लगाया है, कॉटन में लगाया है, वो लोग अगर थोड़ा सा काम अभी तुअर में कर ले तो भी 30% 40% यील्ड आराम से बढ़ सकता है। तो तुअर में क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात, मुझे जो पिछले 2-3 दिन में विदर्भ से कॉल आया उसके आधार पे मैं कहता हूं कि विदर्भ में काफी जगह पे, जिसको मराठी में हुमणी बोलते हैं, व्हाइट ग्रब, उसकी समस्या दिख रही है। अगर
एक दो पौधे डायरेक्ट सूख गए होंगे तो आप जरूर चेक कीजिए कि आपके खेत में व्हाइट ग्रब यानी हुमनी का अटैक है या नहीं है। बहुत कम जगह पे होगा तो मेरे ख्याल से उतनी जगह पे आप कोई भी गैस पॉइजन का अगर ड्रिंचिंग कर ले, एक टंकी पंप में लेके 50 ml 100 ml जैसे क्लोरोसाइपर ले लिया, नोआन ले लिया तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर दिख रहा होगा तो दोस्तों मैं केमिकल्स इसमें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि व्हाइट ग्रब का जो काम करने का एरिया है, जो इतना ज्यादा एरिया में काम करती है कि हम केमिकल से 5-10 दिन के लिए सिर्फ जब तक उसका प्रभाव वहां पे रहता है हम उसको रोक सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों एकदम गारंटेड सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा। 200 लीटर के बैरल में 1 एकड़ के लिए 150 या 200 लीटर पानी आपको लेना है। पानी एकदम साफ सुथरा लेना है, टंकी एकदम साफ होनी चाहिए। हुमनासुर नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो व्हाइट ग्रब के लिए, टर्माइट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसको 150-200 लीटर पानी में डाल देना है। पानी साफ और टंकी साफ, और जिस पंप से आप ड्रिंचिंग करेंगे वो पंप भी साफ धुला हुआ होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई केमिकल अलाउड नहीं है। ये सॉल्यूशन बना के आप ड्रिंचिंग कर दो, आपका कम से कम अगले 6-7 महीने तक, मई जून तक व्हाइट ग्रब जो भी फसलें आप लेंगे उस जमीन में नहीं आएगी, दिक्कत आपको नहीं रहेगी। अब दोस्तों बहुत जरूरी काम है स्प्रेइंग शेड्यूल। तुअर में अभी कुछ कुछ जगह पे फ्लावरिंग, जो अर्ली वैरायटी है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है, तो इस फ्लावरिंग को बचाए रखना। जो फ्लावरिंग आया है उसको सेटिंग में कन्वर्ट करना, और बाद में इल्ली से जो दाने बन रहे हैं उनको बचाना। ये 3 काम हमें अभी करना है। तो लगभग 2 या 3 स्प्रे में ये सब हो जाएगा। तो पुनः एक बार मैं फ्लावरिंग के लिए चने में रिकमेंड करूंगा 15 लीटर टंकी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम, ऑक्सीजन 50 ml, ब्लेज लेना है 15 ml, और माइक्रोडिल जिंक 20 ग्राम, चिलेटेड जिंक इसमें जरूर लेना है। अगर इल्ली की समस्या है तो आप पोकलैंड ऐड कीजिए या फिर क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन ऐड कीजिए, वरना ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला स्प्रे मेरे अनुभव से मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले 5-6 दिन में या 10 दिन के अंतराल में ये स्प्रे लगभग तुअर पे हो जाना चाहिए। इसके बाद जब 40-50% फ्लावरिंग आपको दिख जाए, पूरा तुअर का खेत आपको पीला नजर आने लगे, तब आपको फ्लावरिंग को सेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा स्प्रे लेना है। और दूसरे स्प्रे के टाइम में आपको लेना है 05234 मोनो अमोनियम फॉस्फेट, 05234 100 ग्राम, फॉलीबियन 30 ml, पोकलैंड 20 ml, बोरॉन 20 से 25 ग्राम और स्टिकर 15 ml। ये दूसरा स्प्रे लगभग 40-50% फ्लावरिंग हो जाए उस टाइम में। तीसरा स्प्रे जब सेटिंग पूरा हो जाए और दाने भरने की व्यवस्था हो, दाने भरने का पीरियड शुरू हो जाए, उस टाइम में आपको लेना है 0050 100 ग्राम या फिर पोटेशियम शोनाइट 100 ग्राम। इसके साथ में आप अगर इल्ली का बहुत ज्यादा अटैक हो तो आप कोराजन जैसी दवा भी ले सकते हैं, पोकलैंड भी ले सकते हैं। झकास आपको लेना है 7 ml पर पंप, पोकलैंड लेना है आपको 20 ml पर पंप, स्टिकर कंपलसरी। तो 2-3 स्प्रे में ये काम हो जाएगा। हुमनी का या व्हाइट ग्रब का अगर दिक्कत है तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन दिया है। फ्लावरिंग ज्यादा निकालने के लिए, फ्लावरिंग सेटिंग के करने के लिए, और सेटिंग जो हुआ है उसको दाने की साइज बढ़ाने के लिए 2 या 3 स्प्रे तुअर में लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपका प्लेन तुअर का खेत है, जहां काफी सारे लोग हैं जिनके पास एरिया ज्यादा है, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ तुअर अगर है, और आज की कंडीशन तुअर की आपको बहुत अच्छी दिख रही है, तो एक और सॉल्यूशन मैं ड्रेंचिंग का इसमें रिकमेंड करूंगा। ड्रिप अगर हो तो आप ड्रिप से भी इसको चला सकते हैं, और अगर ड्रिप नहीं है तो आप टंकी अपना स्प्रे पंप से इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में आपको अमरूद ड्रेंचिंग किट लेना है, 5 किलो लेना है 05234, और फ्लावरिंग जब 10-20% फ्लावरिंग आपको दिख जाए उसी टाइम में इस ड्रिंचिंग को आपको कर देना है। 150-200 लीटर पानी 1 एकड़ में ड्रिप से या फिर टंकी के साथ नोजल निकाल के आपको ड्रिंचिंग कर देना है। ये काम हो गया तो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको फ्लावरिंग निकलने के लिए, सेटिंग के लिए आपके खेत में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने गेहूं देखा, मक्का देखा, चना देखा, तुअर के बारे में हमने जानकारी ली। अब एक बहुत जरूरी फसल जो कुछ जगहों पे
कमर्शियली या व्यावसायिक तौर पे हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन के लिए ली जाती है जवार, और काफी सारी जगह पे सिर्फ खाने के लिए मिल जाए, चारे के लिए हो जाए तो काफी हो जाएगा। हाइब्रिड जवार और देसी जवार, ये दो टाइप है। तो हाइब्रिड जवार में दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है जो 20 क्विंटल 25 क्विंटल पर एकड़ आ सकती है, और जिसको आप देसी जवार में मिक्स करके भी बेच सकते हो, या मैं ये कह सकता हूं कि उसकी टेस्ट बिल्कुल देसी जवार जैसी है। तो ज्वारी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जवार के बारे में गुजरात में भी काफी जगह पे होता है, महाराष्ट्र में तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, थोड़े बहुत पैमाने पे देसी ज्यादा होता है, हाइब्रिड कम होता है। लेकिन अगर आप ये ट्राई करें तो एक ऑप्शनल फसल आपको मिल सकती है। जवार के बारे में एडवांटा का 751 नंबर का जवार है, हाइब्रिड जवार, जो रबी में बहुत अच्छा उत्पादन देता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देसी में फिर मालदांडी है, फुले यशोदा है, सुवर्णा है, काफी सारी वैरायटीज है। इसको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मक्के में मैंने स्प्रे बताया था, देसी जवार हो या हाइब्रिड जवार हो, तो स्टेम बोरर या फिर जिसको मराठी में खोड़ कीड़ा कहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या मक्का और जवार में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है पिछले 4-5 साल से। अब तक मक्के में ज्यादा प्रॉब्लम था, देसी जवार में ये दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अभी अमूमन सब जगह पे देसी जवार में भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसके लिए जो स्प्रे मैंने मक्के में बताए थे, 40 दिन के 45 दिन में पहला स्प्रे, 60-65 दिन में दूसरा स्प्रे कंपलसरी आपको लेना है। पहला स्प्रे आपको लेना है जवार में माइक्रोडिल 50 ml, पोकलैंड 15 ml, ब्लेज 5 ml या फिर 15 ml। अगर सिलिकॉन है तो 5 लेना है, रेगुलर है तो 15 ml लेना है, और इसका डीप स्प्रे होना है, पूरे उसके स्टेम तक पानी जाना चाहिए। 15-20 दिन के बाद दूसरा स्प्रे आपको लेना है या एक तो क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं 50 ml, इसके साथ फॉलीबियन 30 ml और ब्लेज 15 ml, ये दूसरा स्प्रे। दोनों स्प्रे के बीच में 15-20 दिन का अंतर आप रखिए, और 45 से 60 दिन के अंतराल में मक्के में और जवारी में दोनों में ये स्प्रे होना जरूरी है, चाहे आपको नुकसान दिखे या ना दिखे, ये काम आपको करना ही करना है। भले आप किसी और कंपनी की दवा यूज कीजिए, लेकिन ये काम जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा यील्ड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जो फील्ड क्रॉप थी जिसमें हमने गेहूं, चना, तुअर और जवार, ये 4 फसलों के बारे में बात की। चारों फसलों में सीड ट्रीटमेंट, स्प्रे शेड्यूल और फर्टिगेशन अहम जो था वो मैंने बता दिया, आउटलाइन बताई, ज्यादा डीप में जा नहीं सकता हूं क्योंकि समय उतना नहीं है। लेकिन दो अभी वेजिटेबल में जो फसल है उसमें 3-4 ऐसी फसल है जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। सबसे जरूरी फसल है दोस्तों रबी में प्याज। इसकी वजह मैं बताना चाहूंगा। प्याज के रेट इंपोर्ट शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, फिर भी रेट थम नहीं रहे। 4,000, 4,500, मतलब लोएस्ट 1,500 रुपए है, लेकिन एवरेज प्राइस 3,500 रुपए से लेके 4,000 रुपए क्विंटल तक है। जितना हम लोग घूमते हैं या जितना मार्केट से हमारा टच है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 15-20 दिनों में रेस्टोरेंट्स काफी खुल जाएंगे, सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे, ठेले वाले खुल जाएंगे। अमूमन जो पहले था वैसा सब चलने लगेगा, और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, अंडा भुर्जी वाले, पाव भुर्जी वाले, सबसे ज्यादा प्याज की खपत इन्हीं को है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी प्याज की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। 135 करोड़ का देश है हमारा, और भारत जितना प्याज दुनिया में कहीं नहीं होता है दोस्तों। कितना भी दुनिया से हम इंपोर्ट कर ले, लेकिन हमारी जरूरत, जब तक हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं होता तब तक हमारी जरूरत दुनिया में कोई कंट्री नहीं कर सकती। इसीलिए ये पहली वजह है कि प्याज की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। दूसरा, खरीफ में जो प्याज लगता है, जैसे कर्नाटक में लगता है, नासिक में लगता है, नगर में लगता है, पुणे में लगता है, वहां पे खरीफ में प्याज लगा ही नहीं, और जो लगा था वो पूरी तरह से सड़ गया। तो प्याज की डिमांड बनी रहेगी। जितनी प्याज की डिमांड बनी रहेगी उतनी प्याज, ये फसल हमारे लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ पत्ता गोभी यानी कैबेज, मूली यानी रेडिश, और गाजर यानी कैरोट, ये 3 फसलें हैं। जितना प्याज का रेट ज्यादा रहेगा उतना ये 3 फसलों को भी रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब होटल शुरू होंगे, प्याज महंगा रहेगा तो वो आपको मूली परोसेंगे, वो आपको ककड़ी देंगे, गाजर देंगे, लेकिन प्याज नहीं देंगे।
तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप प्याज नहीं लगा सकते तो कम से कम आप मूली लगाइए, या फिर आप गाजर लगाइए, या फिर आप पत्ता गोभी लगाइए, या फिर आप ककड़ी लगाइए। लेकिन चारों में से कोई तो भी एक फसल आप जरूर लगाएं, आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, मुनाफा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं प्याज पे बहुत ही अहम जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं ये 3-4 फसलों की, जैसे मूला यानी रेडिश। मूली में वैरायटी जो ओपी वैरायटीज काफी है, उसके बारे में ज्यादा जाने से बेटर ये है, मेरा जो मेन मुद्दा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लगभग 1.5-2 महीने में ये फसल पक जाती है, निकल जाती है। यानी कि अगर कोई किसान या कोई भी राज्य या कोई भी जिला जिसमें प्याज की अभी ज्यादा उत्पादन होगा या प्याज ज्यादा लगाया जाएगा, उसको प्याज निकालने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम अभी है। इस 4 से 5 महीने में ये फसलें जो मैं अभी बता रहा हूं, ये आपको उत्पादन देके जाएगी जो प्याज को रिप्लेसमेंट करेगी। उसमें है मूली सबसे नंबर 1, क्योंकि मूली का लगाने का टाइम अभी है, 60 दिन में आराम से निकल जाएगा और लगभग 7 टन 8 टन पर एकड़, 60 से 70 क्विंटल पर एकड़ आराम से आपको मिल सकता है। और अगर रेट अच्छे मिल गए तो आपको 2 महीने में बहुत अच्छा मुनाफा ये फसल दे सकती है। फिर इसको खाद कैसा डालना है, कौन सी वैरायटी लगाना है, कौन सा खाद डालना है, इसके लिए मैं एक फाइनल सॉल्यूशन आपको दूंगा। दूसरी है पत्ता गोभी, 2 महीने में ये फसल निकल जाएगी दोस्तों, 2 महीने। अगर आप शायद YouTube पे अगर आपने देखा तो हमने अभी हमारे एक किसान ने पत्ता गोभी पिछले 15 दिन पहले बेचा लगभग 18 रुपए किलो से, और 1 एकड़ में 60-70 दिन में उसने जो पत्ता गोभी निकाली, लगभग 20 टन तक पत्ता गोभी निकल जाती। 15 टन भी अगर हमने पकड़ा तो 1 एकड़ में 1.5 लाख 2 लाख का मुनाफा ये फसल दे सकती है 60 से 70 दिन में, 2 महीने में। कौन सा बीज लेना है, कैसे लगाना है, कौन सा खाद डालना है, क्या स्प्रे करना है, इसका सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। तीसरी ककड़ी, कुकुम्बर, बहुत अच्छे हाइब्रिड्स मार्केट में अवेलेबल है, काफी सारे कंपनियों के, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। यह भी एक फसल है जो आप आगे लगा सकते हैं। ककड़ी अगर आपके पास शेडनेट है, पॉली हाउस है, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ओपन फील्ड है जहां ठंड ज्यादा होती है, जहां पे या फिर इरिगेशन ज्यादा है, वहां पे दिक्कत आएगी। लेकिन अगर जिसके पास शेडनेट अवेलेबल होगा तो वो आराम से ककड़ी का प्लान कर सकता है। 2-3 महीने 90 दिन में आराम से ककड़ी अच्छी उत्पादन देके जाती है और 150-200 क्विंटल तक 1 एकड़ में ककड़ी हो सकती है। तो इससे भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। और चौथी फसल जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है गाजर, कैरोट। लगभग 2.5 महीने में 3 महीने में कैरोट भी अच्छा निकल जाता है। नेचुरली बहुत सारे लोग, जो ठंडी का मौसम होता है, पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक हर कोई आदमी है जो गाजर का हलवा खाता है, गाजर खाता है। और जब प्याज शॉर्टेज रहे तो इसकी डिमांड 1.5 गुना 2 गुना हो जाती है, तो आप इससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो गाजर, मूली, पत्ता गोभी और ककड़ी, 4 फसल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। जो लोग चना 15 एकड़ लगा देते हैं या फिर मक्का 10 एकड़ लगा देते हैं या गेहूं 20 एकड़ लगा देते हैं, उन सारे किसान भाइयों को मेरी विनती रहेगी कि आप 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ के लिए जरूर इसका प्रयास करें, ताकि आपको इस साल अनुभव आएगा तो अगले साल से आप इन फसलों में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या थोड़ा सा परिस्थिति में हम सुधार कर सकते हैं। तो ये 4 फसलों को जो भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए, अभी अगर मैं देने जाऊंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। तो लाइव वीडियो में नीचे हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का नंबर आ रहा है दोस्तों, और पर्सनल मेरा नंबर भी आ रहा है। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप चारों फसलों के बारे में या किसी भी फसल के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसको शेड्यूल चाहिए किसी भी फसल का, जो 4 फसलें मैंने बताई उसका हो या फिर किसी अन्य फसल का पूरा फर्टिगेशन और स्प्रेइंग शेड्यूल अगर चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, जरूरी नहीं है कि आप हमारे प्रोडक्ट ले या हमको कुछ दे, मैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस आपको देने के लिए हम तैयार है, एनी टाइम तैयार है। आप बस उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके या मैसेज करके किसी भी फसल का पूरा शेड्यूल आप हमसे मंगा सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज उसमें करना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी समय समय पे आपको मिलती रहेगी। तो आपको ये चारों फसलों का
फर्टिगेशन, वैरायटी सिलेक्शन, लगाने का तरीका और स्प्रे शेड्यूल, ये पूरा आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों एक अहम फसल जिसके बारे में थोड़ा सा रोशनी में डालना चाहूंगा, प्याज और आलू। ये दोनों बहुत जरूरी फसल है, खास करके आलू खरीफ में भी होता है, लेकिन रबी में जो आलू होता है वो खरीफ में, वो बात कहां। महाराष्ट्र में, गुजरात में, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, ऐसा कोई किसान नहीं है जो आलू नहीं लगाता है। महाराष्ट्र में परभणी हो, नांदेड़ हो, पूना हो, सातारा हो, सांगली हो, बीड हो, मराठवाड़ा के काफी डिस्ट्रिक्ट है, विदर्भ में भी कुछ जगह पे होता है। लेकिन आलू, अगर पिछले 7-8 महीने का आलू का रिकॉर्ड अगर हम देखें दोस्तों, तो आलू का स्टोरेज ज्यादा नहीं है। गुजरात में जितना आलू पकता है उसका 60-70%, 80% आलू स्टोरेज होता है हर साल। मैं खुद उस एरिया में घूमता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मेरा काफी वो एरिया जाना होता है, मैं काफी इंटीरियर तक घूमता हूँ। तो पिछले साल जब आलू निकला तब रेट अच्छे थे, इसीलिए नेचुरली किसानों का स्टोरेज के तरफ ज्यादा मूड नहीं था। लोग 50-60% लोगों ने माल उस समय बेच दिया और बहुत कम लोगों ने स्टोरेज किया। तो आलू में भी अच्छे रेट आपको हो सकते हैं। आलू के लिए आप अभी जो विंटर सीजन है या ठंडी का सीजन है, सबसे बढ़िया सीजन है। लेकिन आलू लगाने के लिए सबसे जरूरी है बेड बनाना। आपको सरी वरंबा आप उसे कह सकते हैं मराठी में, या आपको लगभग आधा फुट चौड़ाई और 1 फीट का हाइट का बेड आपको बनाना जरूरी है। सीड 6 से 8 क्विंटल तक सीड लग जाता है। और जितना भी जो भी वैरायटीज है महाराष्ट्र में प्रचलित, अब कुफरी जो है मेन रिसर्च स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, तो जितनी भी वैरायटीज है, कुफरी पुखराज, कुफरी केसरी, कुफरी ज्योति, तो ये सारी वैरायटीज है जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। 6 से 7 क्विंटल, 8 क्विंटल तक सीड आपको 1 एकड़ के लिए चाहिए। सरी वरंबा बनाइए, ट्रैक्टर से आपको बेड बनाने पड़ेंगे, और अगर ड्रिप का आपके पास इंतजाम हो तो और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। लेकिन आलू में भी सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। फर्टिगेशन आलू को हेवी लगता है, बेसल डोज में ही ज्यादा से ज्यादा खाद जाना चाहिए, बाद में वाटर सोल्यूबल की थोड़ी बहुत शेड्यूल से हम कर सकते हैं। डिसीज मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्लाइट या करपा हम जिसे कहते हैं, वो आलू पे बड़े पैमाने पे आता है। ओस जितना ज्यादा गिरेगा उतना डिसीज ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर अप हो गया सडन, एकदम से ठंडी बढ़ गई, एकदम से ठंडी कम हो गई, तो आपको डिसीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सारी जानकारी आपको पोटैटो का पूरा शेड्यूल, आलू का पूरा शेड्यूल हमारे तरफ से मिल जाएगा। फर्टिगेशन कौन सा खाद डालना है, कब डालना है, कितना डालना है, क्यों डालना है, कितना प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसका पूरा राइटिंग में जानकारी आपको मिल जाएगा। आप जो नीचे नंबर दिए उन सारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब दोस्तों प्याज बहुत ही जरूरी फसल, प्याज का बीज नहीं है मार्केट में, बहुत शॉर्टेज है। किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, पंजाब चले जाओ, यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट में प्याज का बीज नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो 3,000 रुपए 4,000 रुपए किलो से मिल रहा है। पहली सलाह मेरी, किसी भी एड पे आप मत जाओ और किसी भी ऐसे आदमी से जो आपको पक्का बिल ना दे उससे प्याज का बीज ना खरीदे। 500 रुपए किलो में, 1,000 रुपए किलो में जो भी आपको प्याज का बीज दे रहा हो उसका प्याज का बीज बोगस है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। ऐसा बीज आप ना खरीदे, आप पक्का बिल लेके ही बीज खरीदे। दूसरी चीज, अगर आपके पास प्याज का बीज है तो कम से कम और 1 हफ्ता जो समर का प्याज है, जिसको हम रबी प्याज कहते हैं या गावरान प्याज कहते हैं, उसका बीज अभी भी नर्सरी में ना डाले। कम से कम 5-6 दिन और वेट करें। 10 अक्टूबर के बाद ही आप प्याज का बीज नर्सरी में डालेंगे। प्याज का बीज नर्सरी में डालते समय आपको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत महंगा सीड आप लोगों ने लिया है, और 1 एकड़ की मैं बात करूं तो लोगों के 20-20 हजार रुपए 1 एकड़ के लिए सिर्फ बीज के लिए चले गए। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि नुकसान होना बहुत बड़ी रिस्क रहेगी। ऑलरेडी बहुत नुकसान प्याज में हो चुका है, तो इसके लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो सीड ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए दोस्तों? प्याज के बीज के लिए मैंने 2 टाइप की वीडियो यूट्यूब पे डाल के रखे हैं। एक था सीड प्रोडक्शन, यानी जिसको बीजोत्पादन करना है, अगले साल के लिए बीज बेचना है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि खरीफ का प्याज नहीं है, खरीफ का सीड का प्रोडक्ट भी काफी लोगों के पास नहीं, तो अगले साल
खरीफ का सीड, एक बार रबी का सीड मिल जाएगा लेकिन खरीफ का मिलना मुश्किल है। इसीलिए बीजोत्पादन पे आप कुछ लोग जा सकते हो अपने लिए। जो लोग 2-4 एकड़ प्याज लगाते हैं वो अपने लिए बीजोत्पादन करें। अपने गांव में अगर 100 एकड़ प्याज लगता है खरीफ में या रबी में, तो अपने गांव के लिए बीजोत्पादन करें। जो आपको जानने वाले लोग हैं वही आपसे परचेस कर लेंगे और किसान को बीज बना के बेच सकता है। तो इसके लिए बीजोत्पादन की पूरी जानकारी डिटेल में, कब कैसे बीज डालना है, सीड ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे प्याज लगाना है, उसको मधुमक्खी कितना जरूरी है, सारा यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और जो प्याज के लिए, यानी जो प्याज उत्पादन होता है उसके लिए जो लोग प्याज अभी लगाने वाले हैं उनके लिए प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। फर्टिगेशन और स्प्रेइंग शेड्यूल दोनों, इसका भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा। या आपको शेड्यूल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी जिन लोगों का प्याज लग चुका है या जिन लोगों का नर्सरी स्टेज में, ऐसे कई सारे किसान हैं, जो सैकड़ों किसान मैं कह सकता हूं रोज, जो मुझसे पूछते हैं कि सर पौधे जो है नर्सरी में वो पूरी तरह से पीले हो गए, रिंग हो रही है, जो प्याज लगाया है उसकी रिंग हो रही है। तो रिंग का मतलब क्या दोस्तों, मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। जो प्याज का पौधा है उसकी 15 या 20 दिन में जो नेचुरल हाइट होनी चाहिए वो 5 इंच 6 इंच, वो हो गई 1 फीट 1.5 फीट, यानी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो गई। तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होने की एक ही वजह है, ज्यादा बारिश, ज्यादा ह्यूमिडिटी। और जितनी उसकी ग्रोथ हो गई उतना उसका स्टेम या उसका बल्ब या उसका रूट खड़ा करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए उतनी उसकी ताकत नहीं है। इसके वजह से जो ऊपर की लंबाई बढ़ी वो गोल हो गया, उसका रिंग हो गया और ऐसा प्याज डेवलप नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं 3-4 दवाई आपको बताऊंगा। बहुत स्टैंडर्ड कंपनी की दवाएं हैं, जैसे BASF की है, सिंजेंटा की है, अदामा की है। आप कोई भी सिंपल फंगीसाइड्स, खर्चा कम करने के बहाने से काफी सारे लोग कम कॉस्टिंग वाले जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो यूज करेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा आपका खर्चा उसमें बढ़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा 3-4 दवाइयां मैं देता हूं, जिनको भी ऊपर से प्याज का जो शेंडा है वो ऊपर से सूखता हुआ है वो लोग, जिनका प्याज का जो पौधा है वो रिंग हो गया है वो लोगों के लिए, जिनके पौधे डायरेक्ट बैठ चुके उन लोगों के लिए क्या स्प्रे लेना चाहिए। 2-3 स्प्रे और एक ड्रिंचिंग मैं आपको बताऊंगा। जितना नाइट्रोजन आपके सॉइल में कम होगा उतना आपका प्याज अच्छा बनेगा, अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो पहला स्प्रे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कैब्रियोटॉप आपको लेना है 40 ग्राम, एक टंकी के हिसाब से मैं ये स्प्रे आपको बता रहा हूं। इसके साथ में जिंक लेना है आपको, माइक्रोडिल जिंक 15 से 20 ग्राम, फॉलिबियन लेना है आपको 30 ml, ब्लेज इसमें डालना है 15 ml। अगर थ्रिप्स आपको दिख रहा है, इल्ली आपको दिख रही है, तो आप इसके साथ में पोकलैंड 15 ml मिला सकते हैं, क्लोरोसाइपर 25 से 30 ml मिला सकते हैं। अगर इल्ली की समस्या नहीं है, थ्रिप्स की समस्या नहीं है, तो इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। पहला स्प्रे, और स्प्रे अच्छी तरह से लेना है। स्प्रे 3 बजे के बाद में लेना है, सुबह आप स्प्रे नहीं लेंगे। जितना ओस रहेगा, जब भी आप स्प्रे करेंगे तो ओस से और स्टिकर की वजह से उसका डेंसिटी और कम हो जाएगा और पूरा दवाई जो है वो नीचे चला जाएगा। दूसरा स्प्रे आपको लेना है एमिस्टार 15 ml, इसके साथ में आपको झकास लेना है 7 ml, स्टिकर कंपलसरी। अगर थ्रिप्स है, इल्ली है, तो आप क्लोरोसाइपर 30 ml या फिर पोकलैंड 15 ml मिला सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन मैं आपको दूंगा, कस्टोडिया आप लो 20 ml, इसके साथ में ब्लेज 15 ml कंपलसरी, झकास या फॉलिबियन, दोनों में से एक। झकास लिया तो 7 ml, फॉलिबियन लिया तो 30 ml, ये एक स्प्रे आप कर सकते हैं। चौथी एक अच्छी दवा जिसका नाम है अवांसर गोल्ड, वो लेना आपको 50 ग्राम 50 ग्राम। कंपनी का डोज बहुत कम है दोस्तों, लेकिन मैंने जो रिकमेंडेशन दिया उसके आधार पे मैं कह रहा हूं आप 50 ग्राम लेंगे, 50 ग्राम। इसके साथ स्टिकर कंपलसरी, झकास 7 ml या फिर फॉलिबियन 30 ml, और जरूरत है तो पोकलैंड या फिर क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन आप इसके साथ ले सकते हैं। और लास्ट में एकदम थोड़ा कॉस्टली, अगर किसी का बहुत ज्यादा एरिया है, ज्यादा समस्या है, तो वो यूपीएल कंपनी का रनमैन ले सकता है 5 से 6 ml। इसके साथ में आपको फॉलिबियन लेना है या फिर
जकास लेना है 7 ml। क्लोरोफिल जितना बढ़ेगा उतना ग्रीनरी रहेगा, पौधे को ऊर्जा बनाने के लिए सपोर्ट मिलेगा। स्टिकर इसमें कंपलसरी। तो 4 मॉलिक्यूल मैंने बताए हैं। कैब्रियोटॉप आप ले सकते हैं, कस्टोडिया आप ले सकते हैं, एमिस्टर आप ले सकते हैं, रनमैन आप ले सकते हैं। ये चारों मॉलिक्यूल में से कोई भी एक। और अगर आपकी यहां थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो आप लोगों को 4 या 5 दिन के अंतराल से 2 या 3 बार स्प्रे करने पड़ेंगे दोस्तों। अब ये हो गया ऊपर का स्प्रे करके कंट्रोल करना। दूसरा काम आपको करना है, नीचे जमीन में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा, खास करके पोटेशियम की मात्रा आपको बढ़ानी है। तो आप 0050 एक टंकी में अगर प्याज लगाया है तो 200 लीटर पानी में 5 किलो लेंगे। इसके साथ में ह्यूमॉल गोल्ड आप लेंगे 1 किलो, और ये पानी बना के पंप के नोजल से आप डायरेक्ट ड्रिंचिंग कर दीजिए। प्याज लगाया है तो 1 एकड़ में। अगर आपने 1 एकड़ के पौधे आपके पास है, गावरान प्याज के या समर के प्याज के मैं अगर बात करूं, लगभग 10 गुंठे में अगर आपने सीड डाला है, नर्सरी बनाई है, तो आप 15 लीटर पानी कीजिए टंकी में, उसमें 100 ग्राम 0050 डालिए और 50 ग्राम ह्यूमॉल गोल्ड डालिए, और उतना 15 लीटर पानी उस जगह पे आप ड्रिंचिंग कीजिए। 2 पंप या 3 पंप आपको 10 गुंठे में गिरने चाहिए, डलने चाहिए। स्प्रे और ड्रिंचिंग दोनों आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तीसरी और बहुत अहमपूर्ण बात, जो लोग रबी सीजन का पैच का बीज अभी डालने वाले 10 अक्टूबर के बाद मैंने बोला है, वो लोग जहां भी पैच का बीज डालेंगे, लगभग मान लीजिए 2 एकड़ का पैच का बीज अगर आप डालते हैं तो 20 गुंठे में या 20 आर में आप पैच का सीड डालेंगे, वहां पे 50 किलो सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, गलती से भी डीएपी नहीं लेना है, 24-24 नहीं लेना है, या 12-32 नहीं लेना है, 10-26-26 नहीं लेना है, सुपर फॉस्फेट ओनली 25 से 50 किलो। उसके साथ 10 या 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश, 1 किलो ह्यूमॉल गोल्ड और साफ पाउडर 500 ग्राम, इसको मिक्स करके वहां पे आपको नर्सरी में डाल देना है। फिर आपको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या उसी दिन आप नर्सरी में सीड प्याज का डाल सकते हैं। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको टालिए मत। बीज जो आपने लिया है वो बहुत महंगा है। अब लास्ट वाला टॉपिक दोस्तों, लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है। बहुत कॉमनली बहुत सारे लोगों ने, खास करके विदर्भ के किसानों ने मुझसे अदरक के बारे में काफी सवाल पिछले 6-7 दिनों में पूछे। मैंने एक छोटा सा इसका वीडियो YouTube पे डाला हुआ है कि हल्दी और अदरक वाले जितने भी किसान हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के हो, मराठवाड़ा के हो या फिर विदर्भ के हो, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, उसके बाद बीड, औरंगाबाद, इन जगहों से ये फोन कॉल्स काफी आए, फोटो काफी आए। तो हल्दी और अदरक लगाने वाले 2 किसान हैं। एक किसान जो पिछले 4-5 साल से ये फसलें लगा रहा है और अच्छा खासा उसकी प्रैक्टिस हो गई है, वो अच्छा उत्पादन ले रहा है। इन लोगों का जब अदरक निकलता है, हल्दी निकलता है, रेट अच्छे मिलते हैं, तो पेपर में न्यूज आता है कि औरंगाबाद के किसान को 5 लाख का हुआ, सातारा के किसान को 10 लाख का अदरक हुआ, नांदेड़ के किसान को 2 लाख की हल्दी हुई, 4 लाख की हल्दी हुई। तो ये न्यूज देख के काफी सारे लोग जो पहली बार या नए पहली बार 2 बार अदरक लगाते हैं या हल्दी लगाते हैं, और पुअर मैनेजमेंट के वजह से, स्प्रेइंग शेड्यूल अच्छी तरह से ना होने के वजह से वो लोग उसमें फंस जाते। मैं फंस जाना इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ट्रायल हो, लेकिन वो ट्रायल सस्ती हो। अदरक में 1 एकड़ का सीड का कॉस्ट अगर हम निकाले तो 50-60 हजार, 80 हजार, 1 लाख तक सीड का कॉस्टिंग ही हो जाता है। लगभग एवरेजली मैं बात करूं तो 1-1.5 लाख रुपए का 1 एकड़ का अदरक का खर्चा हो जाता है। और ऐसे समय पे अगर किसान को उत्पादन नहीं मिला तो उसका नुकसान हो सकता है। इसके लिए जितने भी अदरक वाले किसान या हल्दी वाले किसान, अगर ये मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं कॉमनली एक स्प्रे आपको देने वाला हूं, लेकिन अगर आपके प्लॉट के फोटो, छोटे से वीडियो अगर आप हमारे टीम के पास जितने भी नंबर्स नीचे हैं उनको भेज सकते हो या मुझे भेज सकते हो, तो मैं जरूर आपकी सहायता करना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको रिकमेंडेशन देने में। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप पाटिल बायोटेक के प्रोडक्ट खरीदो तो ही हम आपको रिकमेंडेशन देंगे, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन इतना खर्चा करने के बाद अगर किसी किसान का नुकसान हो जाता है तो
एक किसान के नाते थोड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे किसानों को मैं आह्वान करूंगा कि आप आपके खेत के फोटो वीडियोस हमारे पास भेजें। कॉमनली जिनके अदरक के खेत में या हल्दी के खेत में करपा दिख रहा है, पत्ते ऊपर से पूरी तरह से सूख चुके हैं या अंडे जैसे उसको पीले स्पॉट पड़ गए, नीचे डार्क ब्राउन कलर की रिंग है, ये जो ब्लाइट के निशान है या करपे के अगर निशान है, पूरे पत्ते ऊपर से नीचे सूखते जा रहा है, तो हमें 2-3 स्प्रे लेने पड़ेंगे। एक पहला स्प्रे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। एवांसर गोल्ड यूपीएल कंपनी का आप लीजिए 50 ग्राम, इसके साथ में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम जरूर ऐड कीजिए। ब्लेज 15 ml जरूरी है। अगर इल्ली है तो आप क्लोरोसाइपर 30-40 ml ले सकते हैं, या पोकलैंड आपको 15 से 20 ml लेना है। इसके साथ फॉलिबियन 30 ml जरूरी है लेना, जिससे क्लोरोफिल जनरेशन अच्छा होगा। तो एवांसर गोल्ड 50 ग्राम, इल्ली है तो पोकलैंड 15 ml या फिर क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन 30 ml, स्टिकर कंपलसरी 15 ml और फॉलिबियन 30 से 40 ml। इसको अच्छी तरह से स्प्रे आपको लेना है। अगर जड़ में इल्ली दिख रही है तो आप गैस पॉइजन हमला आधा लीटर 1 लीटर ड्रिप से छोड़ सकते, या फिर आप नुआन 1 लीटर ड्रिप से छोड़ सकते। इसके साथ ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो जरूर लीजिए, ताकि रूट जोन जो है वो बढ़ सके और अपटेक बढ़ सके। तो दोस्तों, गेहूं, जवार, चना, तुअर, देसी जवार, मक्का, इनके बारे में हमने बात की। आलू, प्याज, इसके बारे में हमने बात की। ककड़ी लगाना है, क्यों लगाना है वो बताया। आप मूली जरूर लगाइए, क्यों लगाना है वो बताया। पत्ता गोभी आप जरूर लगाएं, उससे आपको बेनिफिट होगा। प्याज के जब तक रेट हाई है तब तक ये जो 4 फसलें मैंने बताई, पत्ता गोभी, मूली, गाजर और ककड़ी, ये चारों फसलों को आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा कई ऐसी फसलें जैसे जीरा, महाराष्ट्र में होता नहीं, कुछ ट्राई अभी लोगों ने किया नहीं है, क्यूमिन जिसको कहते हैं, हम इसके बारे में अगले लाइव में जरूर बात करेंगे। ऐसी फसलें जो आज तक हमने देखी नहीं है, लगाई नहीं है, सौंफ जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आने वाले समय में केले पे मैं एक बहुत बड़ा वेबिनार लेने वाला हूं, 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। गन्ने में हम वेबिनार लेने वाले हैं, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो गन्ना, केला, जीरा, शिमला मिर्च, बैंगन, सादी मिर्च या फिर वाटरमेलन, तरबूजा, खरबूजा, ऐसे कई फसलें जो आने वाले 2 महीनों में या 3 महीनों में मैं पूरा जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, ताकि हमारे किसान हमारे साथ आगे जुड़ सके या बढ़ सके। दोस्तों, अगर किसी भी फसल की कोई भी समस्या आपको आए तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे सारे नंबर्स वहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। आप मुझसे भी संवाद कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने अगर हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो आप जरूर लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप ये जो डिजिटल मीडिया है इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको जब फुर्सत हो तब आप इसको देख सके, रिवाइंड कर सके, आगे जाके देख सके, पीछे जाके देख सके, जानकारी आप ले सके। तो यूट्यूब चैनल पाटिल बायोटेक, इसको सब्सक्राइब कीजिए और किसानों को भी बताइए। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जिनको आपको जानकारी अच्छी लगे तो उनको भी आप बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझे आपका फीडबैक दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपकी जानकारी, जो हमने जानकारी अभी दी है वो अच्छी लगी, बुरी लगी तो ज़्यादा बताइए, अच्छी लगी तो 2-4 लोगों ने दिया तो भी चलेगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर भी मैं यहाँ आपको शेयर करना चाहूँगा, 99 239 74 222 99 239 74 222, मराठी में 99 239 74 222। जब चाहे तब आप इस पे आपके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सारे नंबर्स नीचे दिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं आज यहाँ पे रुकना चाहूंगा। आप सब लोगों को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रबी सीजन की आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मदद के लिए मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार रहेगा। पाटिल बायोटेक आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। जब चाहिए आप आवाज दीजिए। मिलते हैं अगले बुधवार को ठीक शाम 6 बजे
एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।